Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to the sixth lecture of our course. Today we will continue our discussion on some fundamental theorems. If you recall, last time we have proved these two theorems. Firstly, we have proved that if V is an n-dimensional vector space, then a set in V has more than if we have a set in V which has more than n vector, then it will be linearly dependent. And similarly, if a set in V has fewer than n vectors, then it does not span V. तो ये इसी तरह से ये थ्योरम हमें बता रहा है कि हर एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जिसकी डायमेंशन n है, तो हर एक सेट जिसमें n से ज़्यादा वेक्टर होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और इसी तरह से हर वो सेट जिसमें n से कम वेक्टर होंगे वो v को स्पैन नहीं करेगा, इट डज नॉट स्पैन v. सिमिलरली जो थ्योरम 4.5.3 है, इसमें हमने ये प्रूव किया था कि किसी भी वेक्टर स्पेस में कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर हम S लें, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं. उसका क्या तरीका है कि एक ऐसा वेक्टर ले जो कि स्पैन एस के स्पैन से बाहर है और उसको एस में इंसर्ट करें, नया जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. तो ये इट मीन कि आप एस को एक्सटेंड कर सकते हैं. पार्ट बी जो है वो हमें बता रहा था कि अगर हमारे पास एक स्पैनिंग सेट हो जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, मीन कि आप उसमें से एक ऐसा वेक्टर जो कि बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन में है उसको उसमें से रिमूव कर सकते हैं. तो ये दो थ्योरम हमने लास्ट टाइम किए थे. अब इन्हीं को यूज़ करते हुए कुछ और रिजल्ट है. नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई n dimensional vector space हो and S be a set in V with exactly n vector, then S is a basis for V if and only if S spans V or S is linearly independent. तो ये थ्योरम जो है ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का हमें पता है, तो हर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे वो बेसिस बनाएगा, और इसी तरह से हर स्पैनिंग सेट जिसमें n एलिमेंट होंगे वो भी बेसिस बनाएगा. तो अगर डायमेंशन नोन है तो फिर हर स्पैनिंग सेट जो है वो बेसिस होगा, और इसी तरह से हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है विद n वेक्टर्स वो बेसिस होगा. अब हम इसको प्रूफ करते हैं. तो फर्स्टली अज्यूम दैट S हैज एग्जैक्टली n वेक्टर्स, कि हम सपोज करते हैं कि S में n वेक्टर्स हैं और वो V को स्पैन कर रहा है. हमने प्रूव करना है कि S बेसिस है, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है. हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. सपोज कि ऐसा नहीं है, मीन कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है. लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं तो इट मीन कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब कि कम से कम एक वेक्टर ऐसा है जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. तो सपोज कि वो वेक्टर v है विच कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर. तो अब ये वेक्टर अगर हम S में से रिमूव कर दें तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4.5.3b, अभी हमने उसको स्टेट किया कि जो रिमेनिंग n-1 वेक्टर हैं वो स्टिल स्पैन करेंगे V को. बट दिस इज इम्पॉसिबल सिंस theorem 4.2b states that no set with fewer than n vectors can span an n dimensional vector space. अभी हमने स्टेट किया था कि n dimensional vector space जिसमें n से कम वेक्टर होंगे वो बेसिस नहीं बनाएंगे. सो दिस इम्प्लाइज के S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. बिल्कुल ऐसे ही हम अगर ये सपोज करें, अज्यूम दैट S हैज एग्जैक्टली n वेक्टर एंड इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. पहले हमने सपोज किया कि ये सेट जो है वो
वो हमारे पास अगर स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, तो वो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। अब हम सपोज करते हैं कि S हैज़ एग्जैक्टली n वेक्टर्स और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम इसे शो करेंगे कि वो V को स्पैन भी करता है। अगेन बाय कॉन्ट्राडिक्शन, अगर ऐसा नहीं है देन देयर इज सम वेक्टर V इन V दैट इज नॉट इन स्पैन ऑफ S। ठीक, क्योंकि S जो है वो हमने शो करना है कि S इज अ बेसिस। तो S जो है अगर V को स्पैन नहीं करता, इट मीन कि S में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि स्पैन जो कि विच इज नॉट दैट देयर इज अ वेक्टर V इन V दैट इज नॉट इन स्पैन ऑफ S। तो वो जो वेक्टर है उसको फिर हम S में से इफ वी इंसर्ट दिस वेक्टर इनटू S, then it follows from theorem 4.5.3 that this set of n plus 1 vector is still linearly independent। अभी हमने बताया कि ऐसा वेक्टर जो कि स्पैनिंग सेट में नहीं होता उसको आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अगेन दिस इज इम्पॉसिबल बाय थ्योरम 4.5.2। उसमें हमने कहा हुआ है कि अगर बेसिस हमारे पास अगर डायमेंशन n हो तो n से ज़्यादा वेक्टर का कोई भी सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो इट मीन कि S जो है वो V को स्पैन करती है। इसका कॉन्वर्स पार्ट जो है वो ऑब्वियस है। अब इस थ्योरम को इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ये पार्ट A है, इसमें दो वेक्टर्स हैं। इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन करें व्हाई दीज टू वेक्टर फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। देखिए अब आर स्क्वायर जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी, 2 है। तो डायमेंशन 2 है, इट मीन कि हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसमें दो एलिमेंट होंगे वो बेसिस बनाएगा। इसी तरीके से हर स्पैनिंग सेट जिसमें दो एलिमेंट होंगे वो बेसिस बनाएगा। अब यहाँ पर आप देखें V1 और V2 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। V1 कैन नॉट बी रिटन एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V2। इट मीन कि ये दोनों जो हैं ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास ये सेट बन गया जिसमें V1 और V2 दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अकॉर्डिंग टू द लास्ट थ्योरम, अब हमें ये ज़रूरत नहीं है कि इसको प्रूव करें कि ये स्पैनिंग सेट भी है। बाई प्रीवियस थ्योरम उसको हम अप्लाई करें तो ये बेसिस बनाएगा। इसी तरह से अगर आप थर्ड ये बी पार्ट अगर देखें, यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं और कहा गया है कि बताएं कि क्या ये R3 में बेसिस बना रहे कि ये R3 में बेसिस बना रहे, आप बताएं कि ये इसको एक्सप्लेन करें। तो अगेन आप देखें कि ये जो पहला वेक्टर V1 और V2 है ये आप देखें इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। इट मीन कि ये XZ प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो XZ प्लेन में ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, इट मीन कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और फर्दर V3 जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो कि XZ प्लेन से बाहर है। तो इट मीन कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तीनों वेक्टर। अब इसको आप ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि ये स्पैनिंग सेट, क्योंकि डायमेंशन गिवन है, इस वजह से ये बेसिस बनाएगी। तो थ्योरम ये जो हमने अभी 4.5.4 किया है, तो ये हमें ये ऑप्शन देता है कि जब आपके पास किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन का आपको पता हो तो हर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के इक्वल होंगे वो बेसिस बनाएगी। और इसी तरह से हर वो सेट स्पैनिंग सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन के इक्वल होंगे वो भी बेसिस बनाएगी। अब ये नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट S be a finite set of a finite dimensional vector space V if S spans V but is not a basis for V, then X can be reduced to form a basis for V by removing appropriate vector from S। B part है कि if S is a linearly independent set that is not already a basis for V, then S can be enlarged to a basis for V by inserting appropriate vector into S। देखें ये थ्योरम जो है अगर आप देखें 4.5.3 जो हमने किया था बिल्कुल उसी से हम इसे कर सकते हैं कि 4.5.3 में हमने कहा था कि आप एक स्पैनिंग सेट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और इसी तरह से एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है उसको इनलार्ज कर सकते हैं। तो ये थ्योरम जो है ये हमें बता रहा है कि ये तो हमें पता चल गया कि आप एक स्पैनिंग सेट को रिड्यूस कर सकते हैं
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थ्योरम हमें बताता है कि आप कितने वेक्टर निकालेंगे, उतने वेक्टर निकालेंगे जितनी के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्योंकि अगर आपको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसमें आपको पता है कि उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो आप कितने एलिमेंट निकाल सकते हैं, उसमें रिड्यूस कर सकते हैं जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने हो जाए जितने के उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, तो फिर आप वो वहाँ पर स्टॉप कर देंगे, वो एसेट जो है वो बेसिस बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट हमें बता रहा है कि हर, अगेन हमें थ्योरम 4.5.3 से पता है कि हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इनलार्ज हो सकता है। अब कितना इनलार्ज हो सकता है, आप कितने इंसर्ट कर सकते हैं वेक्टर, उतने ही वेक्टर इंसर्ट करेंगे जिसके उसके बाद आपके जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी अगर डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो बेसिस बन जाएगा। तो बिल्कुल ये उस 4.5.3 को यूज़ करते हुए इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल सा है कि अगर सपोज कि इफ S इज अ सेट ऑफ वेक्टर दैट स्पैन्स V बट इज नॉट अ बेसिस फॉर V, कि S जो है वो सेट V का एक सबसेट है, V को स्पैन करता है लेकिन बेसिस नहीं है। बेसिस नहीं है का मतलब कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है S में जो कि स्पैन ऑफ V में नहीं है। तो अगेन बाय प्लस माइनस थ्योरम हम उस वेक्टर को S में, उस वेक्टर को S में से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो उसके स्पैन में नहीं है, एंड द रिजल्टिंग सेट इज स्टिल स्पैन V। ठीक है, क्योंकि उस वेक्टर को बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता था, इस वजह से जो नया सेट हमारे पास S डैश बना है वो V को अभी भी स्पैन करेगा। अब अगर तो S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर यही हमारी बेसिस है, वी आर डन। लेकिन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अगेन वही प्रोसीजर, आप एक और वर्टेक्स ऐसा ढूंढेंगे जो कि बाकी वर्टेक्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, उसको आपने उसमें से रिमूव कर दिया और उससे एक नया सेट बन गया S डबल डैश, लेकिन वो सेट अभी भी V को स्पैन करता है। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता। तो वो जो सेट है दिस सबसेट ऑफ एस विल बी बेसिस, क्योंकि वो स्पैनिंग सेट तो होगा, तो जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा तो फिर हम उसे बेसिस कहेंगे। तो ऐसा लाजमन होगा क्योंकि वेक्टर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है। इसी तरह से इसका पार्ट बी है, अगेन डायमेंशन हमें गिवन है कि V की डायमेंशन n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस विल बी इक्वल टू n। तो सपोज S जो है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है विच इज नॉट अ बेसिस। तो बेसिस नहीं है तो इट मीन कि वो स्पैनिंग सेट नहीं है। स्पैनिंग सेट नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा V में जो कि जिसको S स्पैन नहीं कर रहा। अगेन बाई प्लस माइनस थ्योरम उस एलिमेंट को जो कि स्पैन ऑफ S में नहीं है उसको आप S में इंसर्ट कर सकते हैं, तो नया सेट जो है वो ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इस नए सेट का नाम S डैश रखते हैं, अगर तो ये V को स्पैन करता है ये बेसिस होगा और हमारा काम खत्म। लेकिन अगर ये V को स्पैन नहीं करता तो इसी प्रोसेस को फिर रिपीट कर दें, एक और वेक्टर ढूंढें और उससे एक नया सेट S डबल डैश बनाएं। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर ये सेट S डबल डैश जो है वो स्पैन करता है तो ये बेसिस है, अदरवाइज ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखें उस वक्त तक जब तक आपके पास बेसिस नहीं बन जाती। अगेन ये प्रोसेस स्टॉप होगा बिकॉज डायमेंशन आपके पास नोन है वो n है। जब सेट में n वेक्टर्स हो जाएंगे तो वो बेसिस बन जाएगा। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो थ्योरम 4.5.6, ये जो जो हमने ये नंबरिंग की हुई है, ये जो बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड एप्लीकेशन उसकी नंबरिंग है। तो इफ W is a subspace of a finite dimensional vector space then W is also finite dimensional। सेकेंड पार्ट है डायमेंशन ऑफ W will be less than equal to dimension of V। थर्ड पार्ट है W is equal to V if and only if dimension of W is equal to dimension of V।
पार्ट ए जो है वो एक्सरसाइज है। डब्ल्यू आप देखें फाइनाइट डायमेंशनल है क्योंकि डब्ल्यू उसका सबसेट है वी का। प्रूफ भी जो है वो उसमें आपने ये शो करना है कि डब्ल्यू की डायमेंशन जो है वो वी की डायमेंशन से कम है। तो सपोज डब्ल्यू की जो डायमेंशन है वो m है, तो इट मीन के वी हैव अ बेसिस विद m एलिमेंट। तो अब अगर तो v और w की डायमेंशन सेम है तो फिर यही उसकी ये जो s है ये v की भी बेसिस बनाएगा। अगर ये नहीं तो फिर s क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, क्योंकि ये s जो है वो w की बेसिस बना रहा है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है बाय लास्ट थ्योरम हम उसे इनलार्ज कर सकते हैं। तो इनलार्ज कितना कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास वेक्टर स्पेस v की बेसिस नहीं बन जाती। तो इट मीन डायमेंशन ऑफ w इज लेस देन डायमेंशन ऑफ v। सिमिलरली ये पार्ट सी है। इसमें हमने सपोज के सब पहले सपोज करें कि डायमेंशन ऑफ ये अगर देखें अगर w इज इक्वल टू v है तो फिर ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ w और डायमेंशन ऑफ v जो है वो इक्वल होगी क्योंकि w v की सब स्पेस है। तो ये तो ऑब्वियस है। तो दूसरा पार्ट कॉन्वर्स क्या है कि सपोज के डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। अब हमने प्रूव करना है कि w इज इक्वल टू v। तो वो कब होगा कि w v का सबसेट है और v जो है w का सबसेट है। तो S जो है क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है तो हम सपोज S एक सेट है जो कि W की बेसिस बना रहा है। तो अगर तो S V की बेसिस इज नॉट आल्सो अ बेसिस ऑफ V देन बीइंग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर तो S V की बेसिस नहीं है तो फिर इसको आप इनलार्ज कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड to form a basis, but this would mean that dimension of v is greater than dimension of w, which contradicts our hypothesis। हमने कहा हुआ है कि डायमेंशन दोनों की बराबर है, thus s must also be a basis for v। तो s जो है वो v की भी बेसिस बनाएगी। इसका मतलब w का हर एलिमेंट जो है वो v के s के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसी तरह v का भी हर एलिमेंट s के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज w इज इक्वल टू v। तो ये हमें बता रहा है कि हर सबस्पेस जो है किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी, उसकी डायमेंशन v से लेस या उसके ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है। और दो अगर तो सबस्पेस v के इक्वल है तो फिर दोनों की डायमेंशन लाजमन सेम होगी। इसको हम इस फिगर से समझते हैं। ये स्पेस है R3, हमारे पास R3 जो है इसकी डायमेंशन जो है वो ये 3 डायमेंशनल स्पेस, इसकी डायमेंशन 3 है। अब इसकी जो सब स्पेसिस हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट थ्योरम, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि हर सब स्पेस जो है फाइनाइट डायमेंशनल, उसकी हर सब स्पेस जो है उसकी जो डायमेंशन है वो इससे कम होगी। अब डायमेंशन 3 है तो क्या होगा, या इसकी डायमेंशन 0 होगी या इसकी सब स्पेस की डायमेंशन या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो 0 का मतलब कि जो आपका सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या होगा, 0 0 ओरिजिन। तो जीरो डायमेंशनल स्पेस कौन सी होगी, जो जीरो स्पेस है, जीरो सब स्पेस। और अगर इसकी हम सब स्पेस वो लें जिसकी डायमेंशन 1 है तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन। तो वो वाली सब स्पेस जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये इट मीन कि सेट ये सब स्पेस में सब स्पेस जो है ये किस पे कंसिस्ट कर रही है, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट which lie on this straight line passing through the origin। इसी तरह सबस्पेस जिसकी डायमेंशन 2 है वो कौन सी है, वो प्लेन है थ्रू ओरिजिन। जैसे ये डार्क में अगर आप देखें ये प्लेन है विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन। और 3 डायमेंशनल सबस्पेस वो R3 खुद ही होगी। तो ये इसकी पॉसिबल जो R3 की पॉसिबल सब स्पेसिस है वो या फिर जीरो डायमेंशनल है, जीरो डायमेंशनल मीन के जीरो वेक्टर उसमें सिर्फ ओरिजिन होगा, या अगर 1 डायमेंशनल है तो वो लाइन है पासिस थ्रू ओरिजिन, अगर 2 डायमेंशनल है तो वो प्लेन है पासिस थ्रू दी ओरिजिन, अगर 3 है तो वो फिर खुद ही है। ये कुछ होमवर्क है, ये एक्सरसाइज है फ्रॉम 1 to 6। आपने ये लीनियर सिस्टम है, इनके सोल्यूशन स्पेस जो है होमोजीनियस ये सिस्टम है,
आपने इनकी बेसिस फाइंड आउट करनी है और डायमेंशन। इसी तरह से एक्सरसाइज 8 है, इसमें आपने फाइंड अ बेसिस ऑफ द गिवन सबस्पेस एंड और बताना है कि उसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन ज़ाहिर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी बेसिस। इसी तरह ये पार्ट सी है, इसमें भी आपने ये सब स्पेस है दी गई, इनकी आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।